Hello learners, welcome back to the channel Biznomics. So in today's class we'll mostly focus on the case-based study question जो कि CBSE क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. तो CBSE केस बेस्ड क्वेश्चंस को एग्जाम में डालता है. सो इन टुडेज क्लास हम लोग देखेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल ओवर किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज. सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government, and the community for the achieving the goal of universalization of elementary education. So what does this paragraph saying? कि सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या था, स्टेप था जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन सभी बच्चों को मिलने चाहिए जो कि किस एज ग्रुप में आते हैं, 6 टू 14 ईयर्स की एज ग्रुप में आते हैं. और ये कब लिया गया था इनिशिएटिव? बाय 2010. तो ये क्या है, टाइम बाउंड इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि वो किसके साथ पार्टनरशिप में आए, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में आए, लोकल गवर्नमेंट के साथ में आए, कम्युनिटीज के साथ में आए. ठीक है, जिससे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को वो क्या कर ले, सिक्योर कर ले. यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स हर जगह यही चीज क्या होनी चाहिए, थ्रू आउट रन करनी चाहिए. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. इसी के साथ along with it bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment of elementary education. इसी के साथ में उन्होंने कई सारे कोर्स लॉन्च किए हैं जो बैक टू स्कूल पे फोकस करते हैं. दैट इज कि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन एक इनिशियल लेवल पर मिलनी चाहिए. Along with it, midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. इसी के साथ में गवर्नमेंट क्या किस पे फोकस करी, दैट स्टूडेंट मस्ट हैव विद द मिड डे मील प्रोग्राम और मिड डे मील स्कीम कि उन्हें स्कूल में लंच बॉक्स ले जाने की नीड नहीं है. दे हैव टू ईट देयर मील विद इन देयर क्लासरूम्स और विद इन देयर स्कूल्स. देयर इज नो नीड टू गो देयर होम. So it will also improve their nutritional status. तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो बच्चे खाना खा रहे हैं वो दैट मस्ट बी न्यूट्रिशियस. These policies could add to literate population of India. As we know कि हमारी population that much of literate नहीं है, illiterate है. तो illiterate को literate में convert करने के लिए गवर्नमेंट ये सभी तरह की initiatives ले रही है. The gross enrollment ratio GER, दिस इज ऑल्सो अ डेमोग्राफिक इंडिकेटर कि कितने लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन में एनरोल किया है अपने आप को. दैट इज व्हाट यू आर गिवन विद द एनरोलमेंट नंबर एट द टाइम ऑफ योर स्कूल level of education or college level of education. So it is the age group of 18 to 23 of years. कितना है जनरल एनरोल ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर, दैट इज 26.3%. कब का डेटा है? 2018-19 का. ठीक है, जो कि वर्ल्ड एवरेज हम लोगों ने निकाला है. द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग, ये हम लोग क्यों स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक्सेस ऑफ एजुकेशन, उनके करिकुलम में मॉडिफिकेशंस करें कि पुराने वाले करिकुलम थ्रू आउट रन नहीं करें, वोकलाइजेशन हो, उनको चांसेस मिले अलग अलग स्ट्रीम्स चूज करने के लिए, और वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस कर पाए. तो देयर इज आल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, लाइक जो लोग नहीं परस्यू कर पाते हैं जाके, दे कैन रीच विद डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस इन आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो ये पैराग्राफ इन्हीं सब चीजों के बारे में बता रहा है. तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको पैराग्राफ को रीड करना है, पैसेज को रीड करना है, उसको एनालाइज करना है. देन नेक्स्ट हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, अब वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान. हमें पता है सर्व शिक्षा अभियान नाम खुद से कह रहा है कि सभी को शिक्षा एजुकेशन मिलनी चाहिए. ये एक अभियान है. अभियान मीन्स एक काइंड ऑफ अ स्कीम चलाई है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. तो इसके 2 फीचर्स क्या हैं? अब हम लोग को पैसेज में ही, जैसे हम लोग अनसीन पैसेज इंग्लिश में करते हैं, द सेम वे हमें यहाँ से देखना है कि उनका क्या था मेन ऑब्जेक्टिव, मैं बोलूं, या फिर क्या 2 फीचर थे. तो क्या लिखे हुए आ रहे हैं? पहला फीचर कि टू प्रोवाइड यूजफुल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 ईयर्स. 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए. किससे? इससे क्या होगा कि सोशल, रीजनल और जेंडर गैप्स, जो लोग भेदभाव करते हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. हमें इक्वालिटी समझ आएगी, दैट वी डोंट हैव टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये हटाने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है. ठीक है, विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ देयर कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल. कि हमें स्कूल के मैनेजमेंट में चेंजेस लेके आने हैं, मॉडिफिकेशंस लेके आने हैं, जो कि स्टूडेंट को ये चीज बताएगी कि यू हैव टू टेकल ओवर दिस पाथ. तो ये 2 फीचर्स थे, अभी हम लोगों ने मन से नहीं लिखे हैं. तो वेयर वी गॉट दीज फीचर्स फ्रॉम?
तो देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ खुद से कह रहा है क्या है पहला फीचर, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years by 2010। 2010 तक हम लोग को सभी एज ग्रुप के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है 6 to 14 years। ये इनिशिएटिव आया था। दूसरा इससे क्या होगा, ठीक है, इससे ये वाला पॉइंट इन्होंने लिखा है क्या कि देखो टू ब्रिज कोर्सेज, या फिर कि हम लोग गैप्स जो दे रहे हैं वो गैप्स नहीं हो पाए, जेंडर इक्वलिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट क्यों की गई है? आपको वहां पे एक आइडिया दिया हुआ है कि मिड डे मील है, आपको पता होना चाहिए कि मिड डे मील क्या होता है, उसके बेसिस पे यू हैव टू फॉर्म द आंसर। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई हैज मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, तो आपको पता है कि मिड डे मील क्या होता है, कि स्कूल में जो लंच ब्रेक्स के लिए बच्चे खाना घर से जाते हैं घर खाने, गांव में जो स्कूल्स होते हैं या फिर वहां से घर से आता है खाना, तो वो चीज नहीं होती, विद इन द स्कूल कैंपस खाना बने और वहीं पे ही बच्चों को सर्कुलेट हो। तो ये क्यों गवर्नमेंट लेके आ रही है? तो मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड किस लिए? टू एनकरेज अटेंडेंस, कि बच्चा रेगुलरली स्कूल में आए, उसकी अटेंडेंस प्रॉपर हो, एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, कि उसका पूरा फोकस हो पढ़ाई पे, एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, इससे क्या हो, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंप्रूव हो, उनको एक अच्छी डाइट मिले, प्रॉपर हेल्दी डाइट मिले। तो इसीलिए मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था। तो इसका फर्स्ट फॉरमोस्ट रीजन क्या है कि स्कूल में बच्चे प्रॉपर आए, क्योंकि खाना उनको प्रॉपर शायद नहीं मिल पाता होगा घर पे, तो वो इस टारगेट से आ रहे हैं कि हम वहां जाएंगे हमें अच्छा खाना मिलेगा, तो देयर विल बी अ प्रॉपर अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। देन द लास्ट क्वेश्चन इज, नेम द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स कर रही है जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन होती ही 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए है, तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेके आ रही है, इनिशिएटिव्स लेके आ रही है जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन और इम्प्रूव कर सके। तो दे आर द स्टेप्स, सर्व शिक्षा अभियान जिसपे पैसेज बेस्ड था, मिड डे मील स्कीम जो स्कूल में लंच करवानी थी, ओपनिंग नवोदय विद्यालय एनवीएस नवोदय विद्यालय स्कूल, ये गवर्नमेंट ओपन कर रही है जिससे लोग आए एजुकेशन ले। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स, एक लिमिटेड स्कोप नहीं रहता दैट यू हैव टू चूज फ्रॉम साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, देयर इज अ वैरायटी ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम व्हिच यू कैन चूज। एंड द फोर्थ वन इज ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स सॉरी, ठीक है, तो बैक टू स्कूल कैंप्स आप बहुत सारी एक्टिविटीज कराओ जिससे स्टूडेंट्स का एनकरेजमेंट रहे और वो स्कूल में प्रॉपर आए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। सबसे पहले हमें केस बेस्ड स्टडी को रीड करना है, पैसेज को रीड करना है, उसको एनालाइज करना है दैट व्हाट द पैसेज इज सेइंग, एंड accordingly you have to attempt the questions। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेकंड केस स्टडी, अब थोड़ी सी छोटी है। अब केस स्टडी पढ़ते हैं क्या है। तो फोर्ड मोटर्स, जो फोर्ड गाड़ियां आती है, एक अमेरिकन कंपनी है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज। तो फोर्ड की जो गाड़ियां हैं, कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल क्या है, जो गाड़ी वगैरह के टायर्स एंड ऑल सारे इक्विपमेंट्स बनाती हैं, तो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, खुद बनाती हैं, और इनका प्रोडक्शन 26 कंट्रीज में स्प्रेड हुआ है। तो फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया कब आई थी, 1995 में आई थी, एंड स्पेंट 1700 रुपीज करोड़ टू सेट अप अ लार्ज प्लांट नियर चेन्नई। और फोर्ड मोटर्स वाले ने सबसे पहला जो अपना प्लांट स्टैब्लिश किया था वो कहाँ किया था, चेन्नई के पास में किया था, और उन्होंने कितना पैसा लगाया था, रुपीज 1700 करोड़ लगाए थे। दिस वॉज डन इन कोलैबोरेशन, उन्होंने अकेला नहीं किया, उन्होंने कोलैबोरेशन किसके साथ में किया, महिंद्रा, ठीक है, अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स, जितने भी जीप्स और ट्रक्स होते हैं वो सब महिंद्रा के बने हुए आते हैं, तो महिंद्रा के साथ में उन्होंने कोलैब करके काम किया। बाय द ईयर 2017 में फोर्ड मोटर्स ने 88,000 कार्स को इंडियन मार्केट में सेल किया है, ठीक है, while another 1,81,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico and Brazil। तो 88,000 कार्स तो इंडिया के ही मार्केट में उन्होंने बेची है, किसने, फोर्ड मोटर्स वाले ने, बाय 2017, और 1,81,000 कार्स को एक्सपोर्ट किया गया, भेजा गया इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, मैक्सिको एंड ब्राजील। सो द क्वेश्चन, I hope that this question is also there. Yeah, it's there. So what term is used for a company like Ford Motors that owns or control production in more than one nation? वो हम टर्म क्या यूज करते हैं जब कोई कंपनी जैसे फोर्ड मोटर्स है वो अपना प्रोडक्शन
एक से ज्यादा कंट्री में करती है, ओन करती है खुद के दम पे, जैसे फोर्ड मोटर्स है, एग्जांपल दिया हुआ है कि फोर्ड मोटर्स ने अपनी ही कंट्री के साथ साथ में 26 कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज, जो प्रोडक्शन एक से ज्यादा कंट्रीज में ओन करती हैं, they were called as multinational corporations. Second question we are having with कि why did Ford Motors want to develop a partnership with a local company like Mahindra and Mahindra? कि फोर्ड मोटर्स अपनी पार्टनरशिप लोकल कंपनी के साथ में क्यों करना चाह रही है? जैसे इंडिया के लिए लोकल कंपनी महिंद्रा है जो जीप्स एंड ट्रक्स बनाती है, और फोर्ड मोटर्स अमेरिकन कंपनी है, तो जब वो आई तो उन्होंने कोलैब किया, कोलैबोरेशन में किया है ना, किसके साथ में? महिंद्रा के साथ में। तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि फॉरेन कंपनीज लोकल कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन में क्यों आती है? द रीजन इज क्यों, हमने पढ़ा है चैप्टर में कि उनको इजी लेबर का एक्सेस मिल जाता है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है, बहुत सारी छूट दे देती है, तो वही रीजन है। तो एमएनसी पार्टनर विथ लोकल कंपनीज, क्यों? टू गेन एक्सेस टू लोकल मार्केट, कि उनको लोकल मार्केट की, अब नई नई कंपनी लोग ट्रस्ट कैसे कर ले, तो लोकल कंपनी वाले के साथ में उसका ट्रस्ट बिल्डअप करती है, तो लोकल मार्केट को सबसे पहले वो टेकल ओवर करती है, एक्सेस करती है। लीवरेज द लोकल कंपनी एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो लोकल कंपनी है उसकी भी हेल्प करती है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छे से रीच आउट करा देती है। एंड शेयर द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में जितनी भी लागत लगी है, जितनी भी रिस्क है, उसका शेयर भाई वो आधा आधा कर लेते हैं, कि अगर नुकसान होगा तो भी आधा आधा, और अगर प्रॉफिट होगा तो भी आधा आधा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी एमएनसी या फॉरेन कंपनी लोकल कंपनी के साथ में पार्टनरशिप में आती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द प्रोडक्शन ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो प्रोडक्शन है फोर्ड मोटर्स का इंडिया में, उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करवाया है, किसके टर्म्स में? ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में। तो अगर एमएनसी बाहर से हमारी कंट्री में आई है तो वो क्या क्या करके गई है, वी हैव टू डू दैट, ठीक है। तो पहला, इट इंक्रीज एक्सपोर्ट, उसने हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ा दिए हैं, विच ब्रिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज। अब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इट मीन्स हमारी कंट्री से सामान बाहर वाली कंट्री में जा रहा है, तो बाहर वाली कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, तो उससे हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट, अगर एमएनसी सेटअप हो रही है तो लोग, लेबर की जरूरत है, लेबर की जरूरत है तो एम्प्लॉयमेंट की नीड है, दैट्स व्हाट द एम्प्लॉयमेंट इज। So it creates direct jobs in the manufacturing plant and indirect jobs in the service and supply chain sectors. तो क्या करती है वो? डायरेक्ट जॉब क्रिएट कर देती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है वहीं पे जॉब क्रिएट कर देती है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। सो दिस इज व्हाट द सेकंड पैसेज और द केस बेस्ड क्वेश्चन इज। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आया हो कि सेकंड केस स्टडी को हमने कैसे पढ़ा और कैसे एनालाइज किया। तो कैन यू लेट मी नो द नेम ऑफ दिस चैप्टर, कि ये केस बेस्ड स्टडी किस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग को लग रही है? एनीवन? तो इट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ क्लास 10th 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, कि हम ग्लोबलाइज्ड कैसे हुए हैं जब बाहर की कंपनीज हमारी कंट्री में एंटर हुई है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से लिया हुआ है। नेक्स्ट वी आर हैविंग विथ लास्ट केस स्टडी, इसे पढ़ते हैं। So the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides a total production of the sector for that year. कहना चाह रहा है हर एक एक सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज का, उन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो पता लगेगा कि हमारी कंट्री में टोटल प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। जब हम इन तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को जोड़ देंगे तो व्हाट वी विल गेट विद दिस जीडीपी ऑफ अ कंट्री, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग इन पर्टिकुलर ईयर, कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में बने हैं, है ना, उनकी वैल्यू क्या है। तो जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमी इज, कि आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ज्यादा जीडीपी होगा तो इकोनॉमी विल बी प्रोसीडिंग, प्रोग्रेस कर रही है, इकोनॉमी बड़ी होगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा। इन इंडिया द मैमथ टास्क, मतलब बहुत टफ टास्क क्या है, ऑफ मेजरिंग जीडीपी, वो किसने दे रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने दे रखा है, कि भाई बाकी किसी के बस की बात नहीं है, तो ये किसको टैकल ओवर गिवन कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दिया। ये मिनिस्ट्री क्या करती है? दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collect information relating to total volume of goods and services and their prices and their estimates the GDP. तो ये मिनिस्ट्री क्या करती है? अलग अलग डिपार्टमेंट से उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि आपके यहाँ कितना बना, सर्विसेज कितने गुड्स बने हैं, किस प्राइस पे बने हैं, और उन्हीं सबसे क्या कैलकुलेट करती है? जीडीपी कैलकुलेट करती है। तो जीडीपी का फॉर्मूला भी एक होता है, इफ यू नो दैट जीडीपी इज इक्वल्स टू, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है?
Q into P, दैट इज क्वांटिटी इंटू प्राइस, कि आपने कितनी क्वांटिटी बनाई है और किस प्राइस पे बनाई है, वही क्या है, जीडीपी है. ठीक है. तो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर क्या है, विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स. सेकेंडरी सेक्टर में आपकी चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करके. और आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर तीसरी कैटेगरी आती है टर्शरी सेक्टर. ठीक है, जो दोनों सेक्टर को हेल्प करती है कैसे, उनकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने में. तो ये पूरा हम लोगों ने केस बेस्ड स्टडी या रीड किया है. इसके क्वेश्चंस देखते हैं. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ी इजी क्वेश्चन है इसके. विच सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया. तो एज वी नो दैट वी आर हैविंग विद थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. तो अभी आज के टाइम पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है, टर्शरी सेक्टर. सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करा रहा है. टर्शरी सेक्टर बोले या सर्विस सेक्टर बोले, बात एक ही है. नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, LIC इज एन एक्टिविटी किस सेक्टर में, तो प्राइमरी में है नहीं, वो किसी चीज को कन्वर्ट नहीं करती, मतलब रॉ मटेरियल से एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है. मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में नहीं है, तो बचा किस में, टर्शरी में, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करना है. ठीक है. लास्ट वन इज व्हाट इज जीडीपी. तो जीडीपी की डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ देख ली है फ्रॉम द क्लियर कट, कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, सॉरी, द फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, उसे क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं. तो इट्स अ काइंड ऑफ अनसीन पैसेज जो आपके इंग्लिश के पेपर में आता है. तो ये बिल्कुल अनसीन पैसेज की तरह ही है. यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है. सो आई होप कि दीज 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सभी को ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं ये समझ आए होंगे. तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि स्टूडेंट्स को बड़ा ट्रिकी लगता है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है. तो आई एम वर्किंग ऑन दैट कि उसको मैं स्प्लिट करके क्लियर कर सकूं. सो आई होप दैट यू ऑल आर अवेयर एंड ऑल आर very well learned with the things कि हम लोग को attempt कैसे करना है. If you are having any kind of a doubt, then you can drop down in the comment section in your query, or if you like, so don't forget to hit the subscribe button. So until